हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेते हैं। तो रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और यूक्रेन ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या होगा आने वाला भविष्य? क्या विश्व युद्ध की ओर पूरी दुनिया बढ़ रही है? इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है? रूस पर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए उसका असर क्यों नहीं हो पा रहा है? इंडिया की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस युद्ध के बाद? तो इन सब पर बात करेंगे डिटेल में। इसके अलावा कई टॉपिक हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के विमान पर लेज़र अटैक हुआ है, चाइना ने किया है, वहाँ एक टेंशन हो गया है। इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, पिछले 7 साल में सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं जिस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल आपसे इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है। सवाल आपसे है कि सोवियत संघ के विखंडन से 1991 में 1991 में कितने देश अस्तित्व में आए थे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यह वीडियो देख रहे हैं किस तरीके से हमला हुआ है। 24 फरवरी की सुबह 5 बजे यूक्रेन पर यह हमला हुआ है। रूस ने राजधानी कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, उसके अलावा कई और शहरों पर जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर मिसाइल बरसाए हैं। यूक्रेन ने रूसी विमानों को भी मार गिराया है, ऐसा कहना है यूक्रेन का। और उसने कहा है कि 3 तरफ से उस पर हमला हुआ है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने नाटो को धमकी दी है और कहा है कि अगर किसी ने यूक्रेन का साथ दिया तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे उस सबको। इशारा किस पर है? तो अमेरिका और नाटो फोर्सेस पर है। पुतिन का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन, जो यहाँ का इलाका है जिसको स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, तो इस इलाके पर जो विद्रोही हैं यूक्रेन के, जो अलगाववादी हैं, उन लोगों ने मदद मांगी थी पुतिन से और इसलिए ये कदम उठा रहे हैं। रूस 3 तरफ से हमला कर रहा है। यहाँ से सेना भेज रहा है, अंदर जा रही है सेना, इधर से सेना यहाँ तक पहुँच ही चुकी है, इधर से और बेलारूस की ओर से भी। और ये असहाय सा स्थिति में है। यहाँ के पर राजधानी है इसके कीव पर बम बरसाए गए हैं और बम तो ऐसे बरसाए गए हैं आप देख रहे हैं इस तरीके से। वहाँ पर बुरे हालात हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। और पुतिन ने ये कहा है कि उसका मकसद है कि यूक्रेन की सेना हथियार डाल दे और वो वापस चला जाए। वापस कहाँ से जाए? तो उसका कहना है कि वापस यहाँ से चले जाए, ये सब इलाके वो छोड़ दे। ठीक है। उधर यूक्रेन ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, मतलब कि वहाँ पर कानून व्यवस्था और सबकी जिम्मेदारी अब सेना के कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, राष्ट्रपति होंगे, संसद होगी, लेकिन पूरा कंट्रोल सेना के हाथ में आ जाएगा। इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दिया गया है यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बम बरसाए गए हैं। कीव के एयरपोर्ट को खाली करा दिया गया है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि राजधानी कीव में मिसाइल अटैक हुए हैं और उन लोगों का ये कहना है कि रूस की जो सेना है वो इस रास्ते से ज़्यादा बड़ी मात्रा में घुस रही है, इधर से तो घुस ही रही है। ओके। और बॉर्डर पर 2 लाख से ज़्यादा रूसी जो सैनिक हैं वो तैनात हैं। अच्छा, रूस ने ही कहा है कि हमारे निशाने यूक्रेन के शहर नहीं है, बल्कि जो हथियार है, यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, एयरफील्ड है, एयर डिफेंस फैसिलिटीज़ है, एविएशन है, उन सबको तबाह करना है। उन सबको तबाह करेंगे, कोई भी आएगा तो उन सबको भी बर्बाद करेंगे। ओके। अमेरिका पर सीधा सीधा एक तरह का धमकी दी जा रही है। इंडिया के मामले में बताऊं इंडिया के लिए क्या हुआ है। भारतीयों को लाने के लिए यूक्रेन में एक इंडियन प्लेन गया था और उसको वापस चले आना पड़ा है रास्ते से ही। ये प्यारा भारत है, यहाँ से ये प्लेन यहाँ पहुँच रहा था, लेकिन चूँकि हमला हो गया है रूस के द्वारा यूक्रेन पर, ऐसे में यूक्रेन ने अपना जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया है। तो जब एयर स्पेस बंद कर दिया है तो ऐसे में वहाँ पर कोई फ्लाइट जा नहीं सकती है बाहर की, तो उसे वापस यहाँ से लौट कर आना पड़ा है इंडिया में। जो एयर इंडिया का विमान था, जो वहाँ पर भारतीय फंस गए हैं, उन सबको लाने के लिए जा रहा था।
अब इस मामले में भारत का क्या रुख है? इस पूरे मुद्दे पर बहुत जटिल मुद्दा है और इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वहाँ पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। यूनाइटेड नेशंस में भारत के रिप्रेजेंटेटिव है टी.एस. तिरुमूर्ति। उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, इमरजेंसी मीटिंग में बयान दिया है और कहा है कि हम तत्काल डी-एस्केलेशन का आह्वान करते हैं और एक बड़े संकट में जो तब्दील हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है पूरी दुनिया पर, अगर उसको सावधानी से संभाला नहीं जाता है तो सुरक्षा कमज़ोर हो सकता है और दोनों पक्ष या सभी पक्षों को सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए। मतलब कि भारत ने सीधे तौर पर किसी का पक्ष नहीं लिया, डी-एस्केलेशन कहा है कि दोनों सेनाएं जो हैं वो पीछे हटें, विवाद ना हो। भारत ना तो यूक्रेन से भारत की दुश्मनी है, ना ही रूस से दुश्मनी है, लेकिन यूक्रेन के पीछे जो अमेरिका खड़ा है और रूस के साथ इधर चीन खड़ा है, तो भारत के जो ज़्यादा हित हैं वो रूस से जुड़े हुए हैं अभी इस वक्त। और युद्ध की स्थिति में भारत को खुद को निष्पक्ष बनाना बहुत मुश्किल होगा। अभी आने वाले वक्त में क्या जो नए नए घटनाएं होती हैं उस पर निर्भर करेगा। तो इस परिस्थिति में भारत के लिए दुविधा की स्थिति हो गई है। अगर रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस और ज़्यादा होते हैं तो भारत पर असर हो सकता है। भारत, आपको पता होगा कि बड़ा सैन्य खरीदार है। S-400 जो कि आपूर्ति वहाँ से लगातार आ रही है, कुछ आपूर्ति हुई है S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, और कुछ और आ रहे हैं। तो ऐसे में उस पर भी दिक्कत हो सकती है। तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, $100 के पार चला गया है क्रूड ऑयल। तो ऐसे मामले में अभी यूपी इलेक्शन और कई सारे इलेक्शन हैं कई राज्यों में, वो जैसे ही ख़त्म होते हैं वैसे ही तेल के दाम इंडिया में लोगों को महसूस करने होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। और शेयर मार्केट तो धराशायी हो ही गया है इस युद्ध के बाद जो अभी यूक्रेन और रूस के बीच में शुरू हो गया है उस मामले में। ओके, रूस पर प्रतिबंध का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। रूस पर कई सारे देशों ने प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन ने रूस के कई सारे बैंकों पर और वहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं उन सब पर प्रतिबंध लगाया। उनके जो अकाउंट्स जो ब्रिटेन में हैं उन सब पर रोक लगा दी। इसके अलावा नॉर्ड 2 पाइपलाइन जो है, जो रूस से जर्मनी तक जा रहा था, उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है 2 को। एक वाला जो है नॉर्ड 1 वो तो चल रहा है क्योंकि उसी से एनर्जी की सप्लाई हो रही है। और रूस पर 40% एनर्जी को लेकर डिपेंडेंट है यूरोपीय देश। तो ऐसे में यूरोपीय देश भी बहुत ज़्यादा इस मामले में खुल कर सामने नहीं आ पा रहे हैं। ओके, तो आगे आने वाले वक्त में दिखेगा कि क्या होता है। अमेरिकी जो प्रभुत्व वाली जो दुनिया है उस पर एक तरह से रूस ने एक झटका दिया है अमेरिका को। एक तरफ चीन जो है इंडो पैसिफिक में दादागिरी कर रहा है, दूसरी तरफ रूस ने यूरोप की ओर अब दिखाया है। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि अमेरिका के सामने जो चुनौती है उसका वो जवाब कैसे देगा। ओके, अब देख लेते हैं कि जो युद्ध शुरू हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में, उन दोनों की जो सैन्य ताकत है वो क्या है। रूस की स्थिति इतनी है और यूक्रेन की स्थिति बहुत मामूली से है। मतलब रूस के सामने बच्चा सा है यूक्रेन। रूस के पास इस वक्त एक्टिव जो जवान हैं वो हैं 8.5 लाख जवान हैं इस वक्त। पैरा मिलिट्री फोर्सेस है 2.5 लाख। ओके, डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, 11.5 लाख करोड़ के आसपास का है। टैंक है उसके पास 12,400, एयरक्राफ्ट है 4,173, फाइटर एयरक्राफ्ट है 772। ओके, अटैक हेलीकॉप्टर है 544, नेवल फ्लीट है 605, 11 युद्धपोत हैं और हेलीकॉप्टर हैं बहुत सारे, 1,500 से ज़्यादा। अगर यूक्रेन की बात करेंगे तो उसकी जो एक्टिव जवान हैं वो 2 लाख हैं और वो कोशिश ये कर रहा है कि आम जो नागरिक हैं उनको फटाफट कुछ ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी शामिल किया जाए, तो करीब 1 लाख और फौज ये इकट्ठा कर सकता है। पैरामिलिट्री फोर्स 50,000 है। डिफेंस बजट बहुत ही छोटा है, 88,000 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर मैं रुपए में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। टैंक है 2,996 इसके पास, एयरक्राफ्ट है 318, मात्र 69
फाइटर एयरक्राफ्ट है, अटैक हेलीकॉप्टर भी बहुत कम है, नेवल फ्लीट भी कम है, तो और युद्धपोत मात्र एक है। तो इस स्थिति में रूस से बहुत ज़्यादा समय तक यूक्रेन ये हमला झेल नहीं पाएगा, रूस का हमला। लेकिन अगर यूक्रेन को समर्थन हो जाता है, तमाम जो देश हैं, यूरोपीय देश हैं और अमेरिकी देश हैं, तो ऐसे में यूक्रेन इस हमले को, रूस के हमले को कुछ समय के लिए झेल तो जरूर सकता है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका, यूरोप इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। जो भी कुछ होगा, इंडिया को काफ़ी उसका झटका लगेगा आर्थिक तौर पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विमान पर लेजर अटैक हुआ है, किसने किया, क्या हुआ, इसके बारे में बताते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन कि आप सरकारी jobnews.com का मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके थ्रू आपको PDF मिलता है वीकली, मंथली, पूरे 1 साल तक का, और 1 साल पहले के भी जो भी PDF है करंट अफेयर्स के, उन सब का एक्सेस मिलता है। आप जब चाहे तब यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का जो वेबसाइट है sarkarijobnews.com, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री वीकली मॉक टेस्ट होता है एवरी संडे को। पिछले संडे को भी हुआ है और अगले संडे को भी होना है, जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। फ्री एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज, जो कि 25 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। मंथली टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो दे सकते हैं। इसके अलावा 40% डिस्काउंट है ऑन बुक्स, जो भी प्रिंट बुक्स है सरकारी जॉब न्यूज़ की, उस पर फ्री शिपिंग है। काफ़ी अट्रैक्टिव है और हज़ारों लोगों ने मेंबरशिप ली है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विमान पर लेज़र फायर किया है फरवरी 2022 में? आंसर होगा चाइना। ये चीन ने किया है। न्यूज़ आप देख रहे हैं। न्यूज़ क्या है? ऑस्ट्रेलिया सेज चाइना वारशिप फायर्ड लेज़र एट इट्स पेट्रोल प्लेन। ये पेट्रोल प्लेन था, यानी निगरानी विमान था ऑस्ट्रेलिया की सेना का। तो हम ऑस्ट्रेलियन डिफेंस डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उस पर चीन ने 17 फरवरी को लेज़र फायर किया, और लेज़र का फायर का पता उस पर जब लाइट डाली गई थी उस समय पता चल गया था। और ऑस्ट्रेलिया ने पुष्टि करते हुए कहा है कि लेज़र फायर चीन की PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जहाज ने किया। ऑस्ट्रेलिया ने इस पूरे मामले पर चीन को अनप्रोफेशनल और अनसेफ मिलिट्री कंडक्ट बताया, चीन की इस हरकत को, और कहा है कि बड़ी कड़ी निंदा करते हैं। और ये भी कहा है कि लेज़र फायर होने से पायलट की जान जा सकती थी, वो जो प्लेन है वो नष्ट हो सकता था। ओके, इसके बाद क्या हुआ है कि चीन ने जवाब दिया है। उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। चीन का जो जहाज़ था, जो युद्धपोत था, वो जा रहा था और उसके पास से निगरानी विमान जरूर निकला, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके, लेज़र फायर क्या होता है? लेज़र बीम होता है, बहुत ही पावरफुल, और उससे ये अटैक होता है। जैसे कि यहाँ युद्धपोत है और ये जा रहा है और निगरानी विमान है मान लो यहाँ पर, और इसने सीधे अटैक कर दिया उस पर। तो लेज़र जो अटैक होता है वो बहुत भयानक भी हो सकता है, जलाया जा सकता है, बर्बाद किया जा सकता है। और चीन पर पहले भी लेज़र अटैक के आरोप लग चुके हैं। 2019 में साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर के पायलट पर लेज़र फायर के मामला सामने आया था उसका। 2018 में अमेरिका ने चीनी सरकार को जिबूती मिलिट्री बेस पर लेज़र फायर करने का आरोप लगाया था, जिसमें अमेरिका के 2 पायलट घायल हो गए थे। ओके, तो सारा विवाद जो है ना वो साउथ चाइना सी का है। ये यहाँ पर प्यारा भारत है और इधर है चाइना, और ये है साउथ चाइना सी। इसी को लेकर चीन दादागिरी करता है, और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इन सब के जो विमान है वो निगरानी विमान इस तरफ से यहाँ जाते हैं, इधर से ये जापान है, जापान से इधर जाते हैं, और यहाँ पर ये चीन के जहाज़ होते हैं। तो वो उसने इस बार क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया के जो निगरानी विमान था उस पर लेज़र से फायर कर दिया। ओके, बड़ा गंभीर मामला है, और इस तरह का जो हमला होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, लेज़र वेपन होता है कि लेज़र वेपन के द्वारा टारगेट किया जा सकता है हाई पावर लेज़र बीम के द्वारा। ओके, तो इससे यहाँ तक है कि
यहीं से बैठ के सैटेलाइट को भी उड़ाया जा सकता है। इतना पावरफुल होता है लेज़र वेपन। ओके, अब सवाल उठता है कि क्या इंडिया के पास लेज़र हथियार हैं? तो मैं बताऊं, हाँ है। वर्ष 2018 में डीआरडीओ ने लेज़र वाले हथियार का सफल परीक्षण भी किया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लेज़र वाले वेपन्स का उपयोग किया गया था और 250 मीटर की दूरी तक वार किया गया था, ऐसा टेस्ट किया गया था। और बड़ी बात यह है कि एक हथियार है इंडिया के पास, काली, आपने सुना होगा, उसके थ्रू भी अटैक किया जा सकता है। वो लेजर से थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला खिलाड़ी वी वनीता ने क्रिकेट के किन प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? आंसर को उपरोक्त सभी वनडे, टेस्ट और T20 उन सब से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की। ट्विटर पर अनाउंस कर दिया। उन्होंने कहा कि 19 साल पहले उन्होंने खेलना शुरू किया था, अभी भी खेलने से बहुत प्यार है, लेकिन शरीर जो है वो कह रहा है कि अब रुक जाओ। इनका क्रिकेट करियर जो है उसके बारे में बताऊं, 2014 में श्रीलंका के खिलाफ हुए मैच से अपना डेब्यू किया था, इंटरनेशनल डेब्यू। वैसे तो खेल तो उससे भी पहले से नहीं है। और 2014 से 16 के बीच में 1 दिवसीय और 16 T20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने खेले हैं। ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। अगला क्वेश्चन, भारत और यूएई के बीच में फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है? आपको बताऊं कि पिछले 7 साल में, यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट ये हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। इसका आंसर होगा CEPA। फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, कब हुआ? 18 फरवरी को दोनों देश जो है उन लोगों ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। हिंदी में क्या कहते हैं इस एग्रीमेंट को? ये ट्रेड साइन हो रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट। हिंदी में इस एग्रीमेंट को कहते हैं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। इसके तहत क्या होगा? तो इस एग्रीमेंट में वस्तुओं यानी गुड्स, सर्विसेज और जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं उन सबको शामिल किया गया है। और एग्रीमेंट के तहत यूएई के लिए भारत का 90% जो निर्यात है वो ड्यूटी फ्री होगा। मतलब 90% लगभग जो सामान है इंडिया यूएई को जो भेज रहा है वो ड्यूटी फ्री होगा। मतलब उसके पर वहाँ जाने पर, यूएई में सामान जाने पर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ वहाँ से जो सामान आएगा उस पर भी होगा। ये दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। ओके, द्विपक्षीय ये समझौता है। इस एग्रीमेंट को कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और यूएई के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरिक, उन दोनों के बीच में ये साइन किया गया है। और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, दोनों के बीच में वर्चुअल समिट हुई और ये एग्रीमेंट उसके बाद हुआ। और आपको बताऊं कि 7 साल में, यानी 2014 से लेकर फरवरी 2022 तक, इतने अवधि में ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है इतने वर्षों में। 2014 में पावर में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये जो उनके सरकार के द्वारा जो डील साइन की गई है सबसे बड़ा है। 880 पन्नों का एक एग्रीमेंट है ये, और इसको नेगोशिएशन में 88 डेज लगे हैं, 88 दिन लगे हैं, उसके बाद ये साइन हुआ है। नेगोशिएशन होता है कि आप किस में हमें टैक्स में छूट दोगे, हम किस में टैक्स में छूट देंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है जिसमें हम छूट दे रहे हैं उसको और वो उसके सामान से हमारा बाजार पूरा पट जाए। तो इन सब के नेगोशिएशन हुए। और ये कब से लागू हो रहा है? CEPA, तो ये लागू हो रहा है मई 2022 के पहले हफ्ते से लागू हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा इसका? तो इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार इससे देश के आभूषण, मेडिकल डिवाइस, प्लास्टिक, फर्नीचर, एग्रीकल्चर गुड्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और जो वस्त्र है उसके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया की इकॉनमी को और बेहतरी मिलेगी। खास बात यह भी है कि यूएई ने जम्मू और कश्मीर में निवेश करने का भी फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में निवेश करने का मतलब ये होता है कि कोई देश भारत की जो संप्रभुता है, जो भारत का कहता है कि
जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उस पर वो मुहर लगा रहा है एक तरह से। ठीक है, अगले 5 साल में $100 बिलियन का व्यापार होगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, क्या क्या एग्रीमेंट हुए हैं। तो सबसे पहला है इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके जरिए इंडिया मार्ट की स्थापना करेगा। कहाँ पर? दुबई के पास में स्थित है जेबेल अली फ्री जोन, तो वहाँ पर इंडिया एक मार्ट बनाएगा, एक बड़ी सी मार्ट होगी, शॉप होगी। ओके, और भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए अबू धाबी में स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एडवांस टेक्नोलॉजी जोन बनेंगे। इसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में खासतौर पर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन बढ़ेगा। ई बिजनेस और ई पेमेंट सॉल्यूशन बढ़ाए जाएंगे, स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा है एनर्जी पार्टनरशिप। इस यहाँ पर भी बात हुई है, भारत की एनर्जी को पूरा करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है, न्यू एनर्जी सहित, उसके लिए दोनों देश सहयोग करेंगे, अपॉर्चुनिटी तैयार करेंगे। इसके अलावा क्लाइमेट एक्शन एंड रिन्यूएबल्स पर भी बातचीत हुई है और उसका भी एग्रीमेंट इसमें है। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ज्वाइंट हाइड्रोकार्बन टास्क फोर्स बनाया जाएगा। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी बातचीत हुई है और एग्रीमेंट हुआ है। समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ेगा। अलगाववाद, आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसके खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। कल्चरल कोऑपरेशन पर भी बात हुई है। कल्चरल कोऑपरेशन, उसके तहत इंडिया यूएई कल्चर काउंसिल का गठन होगा। एजुकेशनल कोऑपरेशन भी हुआ है और इसके तहत यूएई में एक आईआईटी की स्थापना होगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। तो ये भी सवाल हो सकता है कि किस देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत वहाँ पर आईआईटी स्थापित किया जाएगा दूसरे देश में, तो वो है यूएई। अगला क्या है? हेल्थ कोऑपरेशन। इसके तहत दोनों देश वैक्सीन की रिलायबल सप्लाई चेन को बेहतर करेंगे, रिसर्च प्रोडक्शन में एक दूसरे को मदद करेंगे। और है स्किल कोऑपरेशन, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स और स्किल फ्रेमवर्क को डेवलपमेंट किया जाएगा। फूड सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। उसमें क्या होगा? फूड सिक्योरिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सर्विसेज में बेहतरी की जाएगी ताकि बंदरगाह से फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक फूड आसानी से पहुँच सके, और इसमें इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि इंडिया फूड की वहाँ पर सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, इम्पॉर्टेंट ये ट्रेड पैक्ट है जो हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में हो सकता है। ओके, और अब यूएई की बात कर लें। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। राजधानी क्या है? अबू धाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से। तो क्वेश्चन होगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस यानी फीमेल किसे चुना गया है? आंसर होगा कृति सेनन। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं और ये मूवी है मिली, इसके लिए ये इनको मिला है अवार्ड। 20 फरवरी को अवार्ड का 6ठा संस्करण आयोजित हुआ मुंबई में और ये अवार्ड दिया गया। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये अवार्ड वो नहीं है जो सरकार देती है, यानी सरकार के द्वारा जो दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, वो उससे कोई नाता नहीं है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दादा साहब फाल्के के नाम पर संगठन है और वो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, और ये अवार्ड देता है। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कभी भी इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट का अवार्ड एक बहुत ऊंचाई का स्थान है, मतलब जैसे भारत रत्न होता है नागरिकों में जो दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऐसे ही फिल्मों में सरकार के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो है दादा साहब फाल्के अवार्ड। लेकिन ये अवार्ड ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर के लिए किसे चुना गया, किन्हें दिया गया है अवार्ड? तो आंसर होगा रणवीर सिंह। ओके, रणवीर सिंह को मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? तो 83 जो मूवी है उसके लिए इनको अवार्ड मिला है।
83 मूवी की कहानी जो है इंडिया के 1983 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था उसी पर आधारित है और मूवी को कबीर खान ने निर्देशित किया था। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा पुष्पा। पुष्पा काफ़ी पॉपुलर मूवी हो गई है। अल्लू अर्जुन उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है और इसमें एक्ट्रेस के रूप में रश्मिका मंदाना ने मुख्य भूमिका निभाई। और अब जो पूरी लिस्ट है वो दिखा देते हैं आपको। ये पूरी लिस्ट है और इसका पूरा डिटेल हमने पीडीएफ में दे दिया है। डेली का जो करंट अफेयर्स पीडीएफ होता है वो फ्री होता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया है वो सीधे अपने लॉगिन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी लिस्ट है, बहुत सारे हैं, तो उन सब लिस्ट के बारे में अब देख रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत और फ्रांस ने फरवरी 2022 में किस क्षेत्र के विकास के लिए रोड मैप पर साइन किया है? रोड मैप क्या होता है? मतलब हम अगले कई सालों में ये सब काम करेंगे, ठीक है। तो ये लक्ष्य तय किया गया है, किस देश के साथ ये साइन किया गया है? आंसर होगा ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में, इंडिया और फ्रांस ने साइन किया है रोड मैप टू इनहेंस बायलैटरल एक्सचेंज ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस। ये द्विपक्षीय संबंध है इंडिया और फ्रांस के बीच में। और किस किस ने साइन किया है? तो इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री जिन येक्स ले ड्रियल ने। ओके, तो ये रहा प्यारा भारत। और अब देख लेते हैं फ्रांस को। तो यूरोप में फ्रांस यहाँ पर रहा है, ये वाला फ्रांस है, ठीक है। इसके आसपास जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, इधर ब्रिटेन है, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में ये बातचीत हुई है और तय हुआ है। तो इस रोड मैप के अंतर्गत क्या क्या होगा? समुद्री व्यापार, नौसेना, इसके अलावा जो समुद्री उद्योग है, मछली पालन है, मरीन टेक्नोलॉजी है, ओशन ऑब्जर्वेशन, समुद्री जैव विविधता, इन सब पे ये काम होगा, ओके, समुद्री मुद्दे पर। अच्छा, ये अब सवाल उठता है कि दोनों देश ब्लू इकॉनमी को कैसे सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। तो पहले से कुछ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया हुआ है इंडिया ने और अलग अलग देशों ने। तो एक है EU यानी यूरोप इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2025, तो इसके तहत सही होगा। इसके अलावा द EU स्ट्रेटजी फॉर कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक, इसके तहत भी इंडिया और फ्रांस के बीच में ब्लू इकॉनमी और ओशन गवर्नेंस को लेकर सहायता प्रदान की जाएगी। ब्लू इकॉनमी क्या होता है आगे बताता हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन दोनों ने किया है। दोनों क्या करेंगे? तो मिलजुल कर ब्लू इकॉनमी का डेवलप करेंगे। रूल ऑफ लॉ के तहत दोनों देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो ओशन कंजर्वेशन को बढ़ावा देंगे। दोनों देश ये सुनिश्चित करेंगे कि जो ओशन है, महासागर है, वो वैश्विक साझा, स्वतंत्र और व्यापार का स्थान बना रहे। तो यह सवाल उठता है कि ब्लू इकॉनमी होता क्या है? ब्लू इकॉनमी का मतलब कि समुद्र से हम अपनी इकॉनमी को कितना और बेहतर कर सकते हैं। समुद्र चूँकि वो ब्लू होता है, उसका कलर ब्लू है, इसलिए इसको ब्लू इकॉनमी कहते हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारे संसाधन हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, मछलियाँ हैं, उसके थ्रू इकॉनमी को और बेहतर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं ब्लू इकॉनमी में, वो सब आती हैं। और इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो काफ़ी बड़ा है। आमतौर पर जो समुद्र का जो क्षेत्र होता है यानी कोस्ट होता है, ये जो तट होता है, तट से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पर उस देश का अधिकार होता है। हालांकि अगर बीच में कोई देश आ जाता है तो वो आधा आधा बढ़ जाता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये मैप देख रहे हैं और उसमें ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इंडिया का यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से चूँकि फिर कोई जैसे नज़दीक में कोई देश आ गया, जैसे श्रीलंका आ गया, तो वो आधा आधा बढ़ जाता है ये यहाँ पर, ठीक है। तो इतने एरिया में इंडिया जो है
समुद्र का दोहन कर सकता है, वहाँ से खनिज निकाल सकता है, वहाँ से बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं उन सबको कर सकता है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके थ्रू भारत अपने एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, इसके लिए फ्रांस जो है वो टेक्नोलॉजी भी प्रदान करेगा। ओके, मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट बात आप समझ चुके होंगे। फ्रांस की बात हो रही थी, प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, और राजधानी पेरिस है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021 ग्लोबल रैंकिंग है ये, तो उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर होगा तीसरा, थर्ड स्थान मिला है। और ये स्थान भारत को वर्ष 2021 में बेहतर लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन उसके लिए मिला है। ओके, लीड एक एग्रेडेशन होता है ग्रीन एनर्जी का। तो इंडिया में 146 लीड प्रमाणित भवन है, यानी ग्रीन बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये ग्रीन बिल्डिंग इससे तय होता है कि सस्टेनेबल साइट क्या है, वाटर इफ़िशियंसी क्या है, एनर्जी एटमॉस्फेयर क्या है, इंडोर एनवायरमेंटल क्या है, वहाँ का मटेरियल्स क्या लगे हुए हैं, अवेयरनेस एंड एजुकेशन वहाँ पर उस बिल्डिंग में क्या है, लोकेशन कैसा है, मतलब एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा उससे नुकसान तो नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा, ये जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे है कौन सा देश? तो चाइना है। वहाँ पर 1077 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग के। सेकंड पे कनाडा है, 205 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडिया का स्थान जो है थर्ड है और वहाँ पर 146 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अब वक्त आ गया है जो मैंने आपसे सवाल पूछा था। सवाल आपसे क्वेश्चन था, सोवियत संघ के विखंडन से 1991 में कितने देश अस्तित्व में आए थे? इसका आंसर होगा 15, टोटल 15 इंक्लूडिंग रशिया। तो टोटल 15 देश आए थे और अभी उन्हीं में 2 देश यानी रूस और यूक्रेन, उन दोनों में युद्ध शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, ये था टोटल करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ मेंबरशिप, बुक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं। इस PDF के भी लिंक फ्री वाला अवेलेबल है। अब मिलते हैं कल के ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स वीडियो में।